हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत में लगे होंगे। देखो, कल हमने जो लेक्चर छोड़ा था जहाँ पर, वो था इस पॉइंट पर आकर, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, आपको मैंने बता दिया इस सिस्टम में क्या होता है भाई। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है वही विनर है, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, आपको ये भी बताया था मैंने कि FPTP, ठीक है, ये जो सिस्टम होता है हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, ये किस किस इलेक्शन में यूज़ होता है। ये आपके होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, पहली बात। जो आपके राज्य विधानमंडल होते हैं, जो हमारे CM वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर होता है स्टेट लेजिस्लेशन में। ठीक है, फिर आपका इनका यूज़ होता है आपका, जैसे पंचायती चुनाव होते हैं ना, हमारे यहाँ प्रधान को चुनते हैं भाई, जिसके पास ज़्यादा वोट गई वही प्रधान बनेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत वाले चुनाव, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। नगर पालिका में चुनाव होते हैं, उनमें यूज़ होते हैं इनका। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब आइए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि भाई लोकसभा में और इस राज्य विधानमंडल में, ग्राम पंचायत में इन सब का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इन सब में किस सिस्टम का यूज़ हो रहा है कैंडिडेट को चुनने के लिए, वो होता है FPTP। ठीक है, मतलब कैंडिडेट जो विनर होता है, हमारा PM कौन बनेगा, हमारा मंत्री कौन बनेगा, हमारा MLA कौन बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो, हमारे यहाँ विधायक कौन बनेगा, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान कौन बनेगा। ठीक है, जब वोट डलती हैं तो फिर वोट डलने के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो किस सिस्टम पर बेस होता है, वो FPTP पर बेस होता है। ठीक है, बट मैं बात करने लगूँ भाई, हम प्रेसिडेंट भी चुनते ही हैं। ठीक है, हम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ भी हमारा कोई ना कोई राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, राज्य विधान परिषद का हो रहा है, राज्य विधान परिषद। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है ना, लोकसभा में राज्यसभा होती है, ऐसे ही राज्य विधानमंडल में एक राज्य विधानमंडल, एक राज्य विधान परिषद होती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल मतलब वो जैसे एक लोकसभा होती है ना, तो ऐसे राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है। ठीक है, और जैसे संसद में हमारी राज्यसभा होती है, ऐसे ही राज्यों में राज्य विधान परिषद होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। और हमारा जो राज्यसभा है, इन सब के जो इलेक्शन है वो किस सिस्टम पर बेस है, वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर, इस पर बेस है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले से बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं अपना आगे आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए देखो, समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जो ये सिस्टम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये दरअसल इजराइल में यूज़ होता है। कहाँ होता है, इजराइल में यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा कि ये किस टाइप का होता है, मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, क्या समझाने वाला हूँ मैं आपको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यदि आप लोगों को मेरे साउंड के अलावा अन्य साउंड आ रही हैं, मतलब बाहर से एक्सटर्नल साउंड, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए मैं सॉरी बोलूँगा आप लोगों से, लेकिन मेरे से जितना होगा मैं अपनी वॉल्यूम को उतना हाई कर लूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे इजी एग्जांपल क्या है, मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बोला था भाई, एक A को मिला है 60%, B को मिला है 30% और C को मिला है 10%। तो मैंने आपको बताया था कि FPTP के तहत कौन विनर होगा, A विनर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा वोट है। बट इन जो ये वोट हैं B और C की, कितनी, 40%, जो लोगों की वोट है वो तो ख़राब होगी, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। समझ रहे हो ना, 100% वोटों में से यदि 60% वाला विनर हो गया A, जो बची 40% वोट है, जिसमें से 30% B को मिली है, 10% C को मिली है, इनकी तो वैल्यू नहीं है कुछ, चाहे भले वोट दिया, कुछ वैल्यू नहीं है ना। यही तो मैंने आपको बताया था ना FPTP के तहत, है ना। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगा, मैं आइए उस बारे में हम बात करते हैं। देखो, यहाँ A को 60% है, B को 30% है, C को 10% है। ठीक है, ये सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है
भाई 60 लोग पसंद करते हैं ए को, 30 लोग पसंद करते हैं बी को और 10 लोग पसंद करते हैं सी को। ठीक है, अब क्या होता है, जो सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, जो सीटें मिलेंगी वो ऐसे मिलेंगी कि भाई ऐसा है, टोटल सीट जो है, मैंने बताया भाई टोटल सीट्स जो हैं वो 10 है। ठीक है, मैंने बताया आपको 10 नहीं, मैं बोलता हूँ कि हाँ 10 सीटें हैं। कितनी है, 10 सीटें हैं भाई। 60% वोट मिली, जैसे 60 लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, उसको मिलेगी 6 सीटें। कितनी, 6 सीटें। ठीक है, 30% वालों को मिलेगी 3 सीटें और 10% वालों को मिलेगी 1 सीट। समझ गए मेरी बात। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर FPTP के मेथड से अलग क्या हो रहा है, यहाँ पर सबके वोट की वैल्यू है और सबको सीटें मिल रही हैं। ये आप बात समझ रहे होंगे, है ना। 6 सीटें के लिए किसे मिली, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट थी, 60% वोट थी, तो हमने मान लिया इसको 6 सीटें दे दी। इसको 30% वोट थी, इसको 3 सीटें दे दी। इसको 10% वोट थी, इसको 1 सीटें दे दी। तो टोटल 10 सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नहीं हो गया, ये बताइए। यहाँ सबके वोट की वैल्यू हुई ना, ये बताओ। अब ऐसा तो नहीं कि मान लो इन जैसे FPTP पे क्या हो रहा था कि भाई बी और सी की वोट की वैल्यू तो थी नहीं कुछ, क्योंकि ए तो जीता हुआ है, बट यहाँ पर सबकी वोट की वैल्यू है। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर अगेन दोबारा मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को दोबारा एग्जांपल समझा रहा हूँ आसान से। मान लो आप मान के चलो कि आप मान के चलो आप 10 लोग हो। कितने लोग, आप 10 लोग हो। ठीक है, अब तुम लोग 10 सीटों वाली क्लास कमेटी को चुनना चाहते हो। समझ रहे हो, किसको, 10 सीटों वाली। हम मान के चलो एक वेट और आसान तरीके से समझाता हूँ आप। हाँ जी, देखो एक सिंपल एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों के लिए सोचा है और बनाया है। ठीक है, उसको आप ध्यान से समझना। मान के चलो आप 10 लोग हो या 10 दोस्त हो। मान के चलो आप 10 दोस्त हो, 10 फ्रेंड हो आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने एक पिज़्ज़ा खरीदा। क्या खरीदा, एक पिज़्ज़ा खरीदा। आप लोगों ने एक पिज़्ज़ा खरीदा। ठीक है, पिज़्ज़ा है 100 रुपये का। कितने का भाई, 100 रुपये का पिज़्ज़ा है एक। अब आप मान के चलो रवि ने दिए, मैं बोलता हूँ कि 10 को छोड़ो, मैंने मान के चला आप 4 लोग, कितना हो, 4 लोग हो। ठीक है, आप 4 लोग हो, 4 लोगों ने एक पिज़्ज़ा खरीदा जिसका प्राइस है 100 रुपये। रवि ने दिए 50 रुपये। ठीक है, जो अमित है उसने दिए 30 रुपये और जो सोनू है उसने दिए 20 रुपये। ठीक है, टोटल मिला के कितना पैसा दिया, टोटल मिला के तीनों ने मिल के, मैंने 3 लोग मान लिए, सॉरी मैंने 3 लोग मान लिए, सॉरी, है ना। तीनों ने मिल के कितना दिया, 100 रुपये दे दिया। और 100 रुपये का ही पिज़्ज़ा है, बट अब पिज़्ज़े का जो हिस्सा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पार्टनरशिप है, ठीक है, क्या है, जो पिज़्ज़ा को जो बांटना है, ठीक है, वो कैसे बांटोगे, वो बटेगा ऐसे, जिसका जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका पिज़्ज़ा में उतना ही हिस्सा, मतलब जिसका जितना ज़्यादा योगदान, ठीक है, उसके हिस्से में उतना ही ज़्यादा पार्ट, मतलब उतना ही भाग आएगा। सिंपल सी लाइन, जितना योगदान उतना हिस्सा। ठीक है, समझ गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितना आपने योगदान, जितना आपने सहयोग दिया है, चाहे वो 50 रुपये का दिया है, जितना योगदान उतना ही आपको लाभ मिलेगा, या बोल सकते हैं उतना ही आपका हिस्सा होगा। ठीक है, मतलब रवि ने दिए थे 50 रुपये, रवि ने दिए थे 50 रुपये, तो भाई रवि को पिज़्ज़ा का कितना, यदि पिज़्ज़ा का 100% हिस्सा है तो रवि को कितना मिलेगा, 50% हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ। 50% हिस्सा किसका है, रवि का। क्यों है रवि का 50% हिस्सा, क्योंकि रवि ने 50 रुपये दिए थे।
और ये 50% हिस्सा किसका मिल रहा है? पिज़्ज़ा का मिल रहा है। ठीक है, 30 रुपये अमित ने दिए तो 30% हिस्सा किसका हुआ? पिज़्ज़ा में से अमित का हुआ। 20 रुपये सोनू ने दे दिए तो 20% हिस्सा पिज़्ज़ा का किसको मिला? सोनू को मिला। तो मतलब कहने का कि यहाँ किसी का भी योगदान खराब नहीं जा रहा है। जैसे कि हमारी FTPT जो सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मैंने बोला था ना कि भाई आप बस ये मान के चलो कि मैंने अभी आपको बताया था भाई जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होगा वो जीत जाएगा। जिन पर कम वोट होगी उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ना उनके वोट की है ना उनके खड़े होने की कोई वैल्यू है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू है। चाहे आपने 1 रुपया भी दिया होगा ना तो आपको उसका भी वैल्यू मिलेगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे बारे में मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, आपकी वोट की वैल्यू खराब नहीं होगी, यहाँ पर ये बात होती है। ठीक है, आइए मैं इनको थोड़ा सा अब सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। और मैं आप लोगों को PDF इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ क्योंकि फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अब आप अपनी बुक से खुद से पढ़ोगे तो समझोगे। ठीक है, आइए सिंपल सी मैंने बता दिया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बता दी मैंने आपको, बता दी इसका यूज़ किस किस के इलेक्शन में होता है? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, राज्य विधान परिषद के और राज्यसभा के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो कि देखो आपने देखा होगा हम जब भी PM का इलेक्शन होता है, किसका? लोकसभा का, PM का नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोकसभा का। ठीक है, जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हम लोग वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? डालते हैं। ठीक है, जब भी आपके राज्य विधानमंडल के इलेक्शन में वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? हम लोग जाके डालते हैं। ठीक है, लोकसभा के द्वारा हम किसको? PM को चुनते हैं। राज्य जैसे हम बोल देते हैं ना मुख्यमंत्री के चुनाव, जी प्रधानमंत्री के चुनाव, एक अपना लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी वोट डालते हैं, यहाँ भी वोट डालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हम ग्राम प्रधान के लिए वोट डालते नहीं डालते हैं? गाँव में प्रधानी चुनाव होते हैं ना, या वो लोग प्रधानी चुनाव, उसमें भी जाके वोट डालते हैं। शहरों में नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जैसे नगर पार्षद कौन बनेगा, नगर निगम कौन बन रहा है। ठीक है, तो नगर पालिका में भी हम जाते हैं, वहाँ पे हम वोट डालते हैं। हम सीधा वोट डाल रहे हैं ना जाके, जो हम सीधा जहाँ जाकर हम सीधा वोट डाल सकते हैं उसको बोलते हैं आप प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। बट कभी आपने सुना है कि हम राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, भाई राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, हम जाके वोट डाल रहे हैं? कभी तो नहीं होता ना, नहीं होता। कभी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में आप लोगों ने वोट डाली? नहीं डाली होगी। ठीक है, कभी आपने राज्यसभा, जो राज्यसभा है, लोकसभा में तो आप वोट डाल रहे हो, बट क्या कभी राज्यसभा में वोट डाली आपने? नहीं डाली होगी। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? ये सारे हो गए अप्रत्यक्ष। अब कहोगे सर इनके मेंबर कैसे चुने जाते हैं? देखो भाई ऐसा है, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं, मैं आने वाले टॉपिक में एक प्रेसिडेंट टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सब सदस्य लेते हैं इसमें, जो निर्वाचित है, मनोनीत नहीं, जो नॉमिनेटेड है वो नहीं, जो इलेक्टेड है वे सदस्य इनमें भाग लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का जो पति होता है, जो राज्यसभा का इलेक्शन होगा ना, जो उनका लीडर चुना जाएगा राज्यसभा पति को, ठीक है, वही उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। मतलब जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है उसमें वोट डलते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ना कि राज्य विधानमंडल के, ना ही राज्य विधान परिषद के। मैं आपको आने वाले टॉपिक है इलेक्शन का, मैं आप लोगों को 1 मिनट देख के बता देता हूँ। राष्ट्रपति का इलेक्शन में नहीं, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो कौन से चैप्टर में है,
मैं आपको कहाँ पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें चैप्टर नंबर 5 और फोर्थ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ आप लोगों को मैं बता दूंगा कि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं। बस फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, ये दोनों कैसे इलेक्शन होते हैं, ये होते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। और इसमें ही हमने किस मेथड का यूज़ किया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज़ किया है। किसका? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसका भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था, एक पिज़्ज़ा वाला, ठीक है। सिंपल है, कितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ये ना हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक स्वरूप प्रस्तावित करता है, ठीक है। अब भाई अब यहाँ आप देख लेना, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला FPTP जिसको बोलते हैं, FPTP है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। मैंने आपको बता दिया सब दोनों के बारे में, तो आप खुद से इनके डिफरेंस को पढ़ लेना, ठीक है। आइए, इनमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके पढ़ाया नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इलेक्शन, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, जो आपके इलेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है, उनका रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो रिजर्वेशन क्यों था, क्यों चाहिए था भाई, क्यों चाहिए था हमें? सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ क्या है, जाति भेदभाव है, आप लोगों को पता है, ठीक है। दबंगई है, ठीक है। लोग सामंतवाद है, एक टाइम पे सामंतवाद जिंदा रहा था हमारे यहाँ, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो आज भी जिंदा है, ठीक है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले प्रणाली का परिणाम यह होगा कि जो दबंग लोग हैं वो सामाजिक समूह और जातियों पर हर जगह जीत जाएगी और दलित उत्पीड़न सामाजिक समूह का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का ये है कि मान के चलो आज भी जातिवाद जिंदा है, आप लोग जान रहे होंगे। इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने वाला हूँ कि हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यार, हम जानते हैं कि जो हमारे इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो कई सदियों से, ठीक है, जातिवाद का शिकार रहा है, ठीक है। आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। इसमें SC है, ST है, OBC है, ठीक है, ये जिनको नीची जातियाँ मतलब बोला जाता है, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन तो बहुत है भाई, इनकी पॉपुलेशन जो है, इनकी जनसंख्या जो है वो तो काफ़ी है, बट इनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति थी जो उस टाइम पर, ठीक है, यह बोलो अब भी कुछ लोगों में आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही गिरी हुई है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। मतलब कहने का ये बेचारे किसी के सामने, ऊंची जाति जो धनवान आदमी हैं उसके सामने सीधा डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते कि भाई तुमने ये गलत किया है, इस तरह ये कमज़ोर थे, ठीक है। और क्या होता था कि डेमोक्रेसी में इन लोगों की आवाज़ दब जाती यदि आरक्षण नहीं दिया जाता, क्योंकि बेचारे जनसंख्या में तो ज़्यादा हैं बट कमज़ोर हैं, दबे कुचले लोग हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र, उनमें तो इनकी आवाज़ दब जाती, क्योंकि दबाजे उठाने लायक ही नहीं छोड़ते लोग इनको, ना ही ये हैं उस टाइम पे ये आवाज़ उठाने लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को दबाया गया था, ठीक है। तो यदि आज आरक्षण ना होता तो इनके साथ क्या होता भाई? मान के चलो ये एक इलाका है, ठीक है, यहाँ 35% लोग वे हैं जो बहुत ही पावरफुल वाले, क्या हैं, पावरफुल वाले, और 65% वे लोग हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, SC या ST मान के चलो, ठीक है, या OBC। ये 35% वे लोग हैं जो धनवान हैं, कौन है, धनवान, और लैंडलॉर्ड हैं यहाँ पर, और ऊंची जाति के, ठीक है, जो मान लो जनरल जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, ऊंची जाति, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ इलेक्शन होता है, ये 35% लोग हैं, ये शरीर में भी हष्टपुष्ट हैं, धन इनके पास है, सब इनके पास है, ये बेचारे गरीब हैं, भले ही जनसंख्या में ज़्यादा है, ये इनको दबा देंगे, क्या कर देंगे, इनको दबा देंगे, चाहे बल पर दबाओ, चाहे लालच दे के दबाओ, ये दबा देंगे,
ठीक है। तो लीडर कौन बनेगा इनमें से? भाई लीडर तो इस 35% में से कोई एक बनेगा ना। तो इनकी तो आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। जब इनकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी तो ये इनका तो डेमोक्रेसी हो या ना हो, इनका तो विचारों का शोषण ही होगा। समझ गए मेरी बात? और ये जो भी आप सुन रहा है मेरा लेक्चर, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली भी लेके देखना माइंड में, क्योंकि ये सब हम अपने आसपास नोटिस करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आरक्षण जरूरी हुआ कि भाई ऐसा है, यदि SC ST की OBC की आबादी यहाँ ज़्यादा है तो एक सीट आरक्षण रिजर्वेशन कर दो SC के लिए। 5 साल या 10 साल में जो भी SC का पर्चा आएगा उस पर उम्मीदवार खड़ा होगा SC का। किसका? SC का उम्मीदवार खड़ा होगा तो SC के लोग वोट देंगे, और SC के लोग वोट देंगे तो जीतेगा भी SC का ही। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो इसलिए ज़रूरी था। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे के मतलब चल रहा हूँ, आप मान के चलो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मान के चलो कि भाई एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं। ठीक है, 15 बच्चे तो बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब परिवार से। 35 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अब मान के चलो सीधा ये बोल दिया जाए कि भाई क्लास का मॉनिटर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कोई मॉनिटर खड़ा हो जाओ। तो मॉनिटर इन 35 लोगों में से कोई बनेगा, क्योंकि अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो मॉनिटर बनेगा कोई इनमें से एक। जब मॉनिटर बनेगा तो वो सुनेगा किसकी? वो इनकी सुनेगा, इन गरीब की तो नहीं सुनेगा ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो बेचारे, इनकी तो कोई आवाज़ नहीं है, इनका कुछ नहीं हुआ, जो 15 गरीब परिवार से बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने जो है ये जो आरक्षण वाला कदम है इसलिए उठाया कि हम भाई सामंतवाद और को कम कर सकें और ख़त्म कर सकें। ठीक है, कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो उत्पीड़ित समाज है, वो अपने आप को उभार सके। तो इसलिए निर्वाचन क्षेत्र का हमने आरक्षण लागू किया। ठीक है, आइए भाई, ब्रिटिश सरकार ने, आपने यदि मॉडर्न इंडिया पढ़ा हो तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। आपको याद है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट? ठीक है, वहाँ से पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी, जिसमें आपको पता है कि मोमडन्स के लिए जब वो हुआ था बांग्लादेश का विभाजन, ठीक है, क्योंकि बंगाल में क्रांति होने लग रही थी उस टाइम पर। समझ गए मेरी बात? तो इन्होंने क्या करा था भाई, लालच दिया बांग्लादेशी मुसलमानों को कि बांग्लादेश ऐसा था ना, ये था एक ईस्ट बांग्लादेश था, एक वेस्ट बांग्लादेश था। पश्चिम बंगाल तो आज हमारे पास ही, इसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, लेकिन जो पूर्व बंगाल था उसको बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो ने क्या करा भाई, सिंपल सी बात है, लालच दे दिया ईस्ट बंगाल वालों को कि ईस्ट बांग्लादेश में बहुत, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी क्रांतिकारी हो रही थी, क्रांतिवीर पैदा हो रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था बांग्लादेश ने। ठीक है, जब ये एक था पूरा का पूरा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने तोड़ने के लिए क्या करा कि भाई इनका तो था ही फूट डालो राज करो। इन्होंने बोला भाई ईस्ट बांग्लादेश में मोमडन रहता है, इनको लालच दे दो कि हम तुम्हारा एक अलग देश बना देंगे जिसको बोलेंगे बांग्लादेश, उसमें तुम्हारे पूरा मुस्लिम बहुल रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो तब इन्होंने इसकी नींव डाली थी अलग निर्वाचक मंडल की। ठीक है, कि थी, इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। समझ गए? मतलब कहने का ये है, जो पृथक निर्वाचक मंडल है, इसका मतलब यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि, मान लो समुदाय में आपका OBC का कोई मेंबर खड़ा है, ठीक है, तो OBC मेंबर ही इसको वोट डाल सकेंगे, अन्य कोई नहीं डालेगा। तो भाई सीधी सी बात है, जीत भी OBC की होगी। समझ रहे हो कि वो डाल सकेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये मेथड नहीं अपनाया, हमने ये मेथड नहीं अपनाया। ठीक है, संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस बात पर शंका थी कि उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे भाई ऐसा कुछ हो, लोगों में आपसी कटास हो। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करेंगे हम लोग। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।
मतलब कहने का ये है कि मान के चलो एक ये इलाका है, ठीक है, यहाँ पर एक सीट है और इस इलाके में जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी की भी है, वो एससी की भी है, वो जनरल की भी है, इसमें सब लोग रह रहे हैं, इसमें अल्पसंख्यक भी रह रहे हैं, माइनॉरिटीज भी रह रहे हैं, जिसको है ना सब रह रहे हैं। बट हमने देखा भाई यहाँ ओबीसी की आबादी जो है 30% है, एससी की यहाँ 40% है, यहाँ हमने मान लिया जनरल की 20% है, इसकी मान लिया 10% है अल्पसंख्यक। देखो भाई सबसे ज़्यादा आबादी एससी की है, ठीक है, और ये पीड़ित भी है और भाई कमज़ोर वर्ग से भी लोग आ रहे हैं, आबादी भी इनकी सबसे ज़्यादा है। तो हमने बोला भाई ये जो सीट होगी वो एससी को आरक्षित कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एससी वोट डालेंगे सीट पे, वोट सभी डालेंगे, ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे और ये भी डालेंगे। और दूसरी बात, समझ गए मेरी बात, इतना आप समझे, ठीक है, दूसरी बात कुछ ही नहीं है, बस यही था, ठीक है। लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है, मैंने बता दिया, ठीक है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है, हमने देखा है, ठीक है। शुरुआत में ये व्यवस्था 10 साल तक के लिए की गई थी, बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाते चले गए और आज तक भी ये बढ़ी हुई है, ठीक है। आज भी SC ST के लिए जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, ठीक है। आइए देखना, आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 79 जो सीटें हैं वो SC के लिए हैं और 41 सीटें जो ST के लिए हैं। क्योंकि आज भी ये लोग बेचारे दबे कुचले हैं, आपको मानना पड़ेगा। भले ही आप लोग शहर में रह रहे हो और अपने आसपास के लोग SC और ST के लोगों को देख के ये सोचते हो कि यार ये कितने अमीर हैं, बट इनकी कई पीढ़ियों ने बहुत ज़्यादा शोषण सहा है हम जैसी ऊंची जाति या लोगों के द्वारा, ठीक है। तो अभी हमने इनका हर्जाना भी पूरा नहीं भरा है, सच बात तो ये। गांव में चले जाओ, आज भी लोग, भले ही लोग बोले कि हमने जातिवाद ख़त्म कर दिया, बट मन में है ना। आइए अब बात करते हैं कि भाई हमने देख लिया, भाई निर्वाचन क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे। भाई कौन से जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो रिजर्व होंगे, यह निर्णय कौन लेगा? यह निर्णय लेता है हमारा एक परिसीमन आयोग। कौन लेता है? परिसीमन आयोग। देखो हम यदि बात करें कि परिसीमन आयोग क्या है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। डेलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। कमीशन, ठीक है। देखो ये एक तो भाई फ्रीडम संस्था है, ठीक है। पहली बात तो ये, इसका काम है लोकसभा और विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, उनकी सीमा, उनकी मतलब परिसीमन आयोग जो है वो लोकसभा, राज्य विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उनकी सीमाओं को तय करता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी देखता है कि SC या ST के लिए कौन सी सीटें रिजर्व होंगी और कौन सी नहीं, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन बढ़ी है, किसी क्षेत्र में यदि जनसंख्या बढ़ी है या घटी है, उसके हिसाब से भी सीटों का आवंटन करता है, ठीक है। आप चीज़ समझ गए मैंने क्या बताया? जो परिसीमन आयोग है वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं तय करता है। दूसरा, SC ST के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी ये भी परिसीमन आयोग तय करता है। यदि किसी एरिया में आबादी घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग कितनी सीटें होंगी कितनी नहीं होंगी ये भी कौन तय करता है? परिसीमन आयोग तय करता है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये परिसीमन आयोग जो है ये कैसे रिजर्व सीटों को सेलेक्ट करता है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप जो है उसमें सेंसस देखता है, जनगणना देखता है, ठीक है, सेंसस देखता है। यदि हर जिला या गांव शहर में वो ये देखता है कि किस शहर में SC ST की कितनी जनसंख्या है, उनका डेटा लिया जाएगा,
ठीक है, जनगणना के आधार पर। परिसीमन आयोग जो है, जो रिजर्व करता है सीटें SC/ST के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले वो जनगणना उठाता है किसी भी एक एरिया की, है ना। फिर वहाँ देखता है कि भी SC/ST के कितने लोग हैं, ठीक है। मान के चलो एक एरिया A है, यहाँ पर 42% जो है वो SC है, ठीक है, और B एरिया में 5% SC है, और C एरिया में 29% SC है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो वो ऐसे काउंट करता है, फिर उस हिसाब से अपनी सीटें रिजर्व करता है SC/ST के लिए, ठीक है। और स्टेप 2 में वो कह रहे, स्टेप फर्स्ट में हमने देखा जनगणना, और जो स्टेप 2 है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जिन क्षेत्रों में SC की संख्या ज़्यादा है वही क्षेत्र SC के लिए रिजर्व हो जाता है सीटों के लिए, ठीक है। और जहाँ ST की जनसंख्या ज़्यादा है वही क्षेत्र ST के लिए आरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो, मैं स्टेप 2 में आपको बता देता हूँ। मान लो एक A है, एक B है, एक C है, ठीक है। यहाँ SC की जो, मैं, हाँ वही वाली बात है, देखो ST की यही मैं यही बता देता हूँ। स्टेप सेकंड में जो परिसीमन आयोग है वो A, B और C में से किसको SC के लिए रिजर्व करेगा। मैंने बताया जहाँ SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 42% A के पास है, तो स्टेप 2 में परिसीमन A एरिया को रिजर्व करेगा SC सीट के लिए, क्योंकि यहाँ SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। ये काम होता है परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग को गठन करते हैं। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है, और इसका गठन पूरे देश में जो हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा है उनकी एक रेखा खींचने से उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में SC या ST की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसी बात, ये बात की गई है ST के लिए, ये बात की गई है SC के लिए। SC के मामलों में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है, 2 बातों पर। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिससे अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा हो, रेशो ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के अलग अलग भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों मतलब SC का पूरे देश में बिखराव समरूप है, क्योंकि जो SC है वो पूरे देश में एवरी स्टेट में कहीं भी समान रूप से बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों को अलग अलग भागों में फैला भी देता है जो SC से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइए, प्रतिनिधि संस्था में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है, और ये हो भी चुकी है, और इसके लिए बिल भी पास हो चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 अमेंडमेंट के द्वारा। आगे इस बारे में हम इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करो। अभी तक जो 1/3 रिजर्वेशन था वुमेन्स का, वो कहाँ था? ग्राम पंचायत के चुनावों में या नगर पालिका में मिला हुआ था, ठीक है। बट लोकसभा या राज्य विधानमंडल, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं था, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। एक मिनट होल्ड करें आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले पाऊँगा अभी के लिए। आज के लिए इतना रखते हैं आप सभी को, ठीक है। आप सभी को मेरा गुड नाइट। कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, और चैनल को यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अपनी कमर कस लीजिए और मेहनत करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ओके।